एक पहले डायलॉग चला था सन्नी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो अब यहाँ उत्तर प्रदेश में आ गया है कि पेपर लीक पे लीक, पेपर लीक पे लीक। उसको तो गले ही नहीं मिल रहा। हम तो 22 में किसानों की आमदनी दुगनी होगी। क्या हेमा मालिनी की कह रहे थे इनके परिवहन मंत्री कि हमने हेमा मालिनी की गाल के तहत चिकने रोड डाले हैं। इतने लंबे देश के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तथाकथित माफिया लोग हैं, अपना सिंडिकेट बना करके, और इनके बारे में चिंतन करिए जो आंदोलन करने वाले। मैं कहना चाहता हूं कि वो मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। अच्छे दिन तो अडानी अंबानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। एक ही बात कहता है कि इससे ऊंचा कोई शिवाला नहीं, इससे ऊंची कोई पाठशाला नहीं, इसमें रहना है तो इसके होकर रहो, यह देश है कोई धर्मशाला नहीं। देखिए, इस सरकार में लगातार 10 साल हो गए, मैं इसको एक अन्याय काल कहूँगा। और ये अपना वोट परसेंटेज बता रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, कहीं कोई वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है, सिर्फ ईवीएम का कमाल है। किसी को डाला जाएगा सिर्फ ईवीएम के वजह से भाजपा। किसान 5 किलो राशन में भला हो जाएगा। ये नहीं चलेगा कि किसान आंदोलन की आड़ में आकर के तुम और खड़े हो जाओगे कहाँ, लाल किले के ऊपर, और तिरंगा को फाड़ोगे और खालिस्तान का झंडा फहराओगे तो हमारी सेना गोली से भून देगी। उसको बोला जाएगा सोना बोल रहा है, उसको एडिट करके दिखा दिया जाएगा कि सोना। सुनो भाई, सुनो, पहले दूसरे को सुनो। आप बोल रहे थे कभी तिरंगे को सम्मान नहीं दिया। इनके जो 52 साल में इनके जो हेडक्वार्टर आरएसएस के नागपुर में कभी तिरंगा नहीं लगाया गया। ये लोग तिरंगे की बात बौखलाइए मत। मैंने आपकी बात को सुना, मैं बीच में नहीं बोलता। पार्टी और एनडीए गठबंधन 400 पार होने वाला है और वोट का अरे जो सरकार ही पूरी लीक है। अगर पेपर लीक उनने किया होगा तो योगी का बुलडोजर उनको भी नहीं छोड़ने वाला है। क्या सवाल है? मैं यही बात कहूँगा कि फाइलों में मौसम का रंग गुलाबी है, फाइलों में मौसम का रंग गुलाबी है, इनके वादे झूठे हैं और आंकड़े किताबी है। सपा का एक ही नारा कि खाली प्लाट पड़ा है तो मेरा और मेरे बाप एक ऐसी पार्टी है इस देश में जो मंदिर और मस्जिद का जहर अपने हाथ में लेकर घूमती है। और आपको मैं ये बोल के जाता हूँ, और जिस दिन परिणाम आएगा फिर ईवीएम के ऊपर रोएंगे। आपकी बार 400 पार। पास BMW है, वो किसान है। किसान के पास क्या BMW होना पाप है? किसान 2024 इलेक्शन के बाद ये सब राममय हो जाएंगे और ये सब बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खुलासा न्यूज और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी जंग को लेकर हम आ पहुंचे हैं झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में। यहाँ पर हम बात करेंगे किसानों के मुद्दे पर, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों पर कि इस बार लोकसभा की तस्वीर कैसे होने जा रही है। आपको बता दें कि मऊरानीपुर तहसील कहीं ना कहीं कृषि प्रधान है और बुंदेलखंड जो है वो किसानों की समस्याओं से हमेशा ग्रसित रहा है। कहीं बात पलायन की यहाँ पर प्रमुख रूप से उठती रही है। ऐसे में सरकार दावा करती है कि उन्होंने किसानों की आय को दुगना कर दिया है, उनकी सहूलियतों को बढ़ा दिया है। वहीं विपक्ष आरोप लगाते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो किसान आंदोलन क्यों? क्या किसान आंदोलन जो है वो प्रायोजित है, जबरिया किया जा रहा है, जब सरकार के दावे इस हद तक हैं कि उन्होंने किसानों के हित के लिए ही वो काम करते हैं। अब अन्नदाता बनने जा रहा है भाग्य विधाता, जो कहीं ना कहीं तय करेगा आगे आने वाली सरकार कैसी बनेगी और किसकी बनेगी और वो अपने दावों पर कितनी खरी उतरेगी। हम राजा भोज की नगरी में हैं, मऊरानीपुर तहसील में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुगनई नदी है। कहीं ना कहीं ये बात तो है कि यहाँ आकर हम देख सकते हैं कि क्या ये वाकई में सुगनई है या अब दुगनई नदी हो गई है। चलिए हम चर्चा करेंगे इन सारी विषयों पर। हमारे साथ सभी दलों के नेता हैं जो अपनी बात को रखेंगे। सत्ता पक्ष हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं रामकिशोर साहू जी। रामकिशोर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ किसान नेता हैं शेखर रान बड़ेनिया जी, जो किसानों का पक्ष रखेंगे। मऊरानीपुर तहसील कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए हमेशा संघर्षशील रही है, इनकी हितों की बात उठाते रहे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से हैं शिव नारायण सिंह परिहार जी। ये किसान कांग्रेस के नेता हैं और किसान हित की बातों को कहीं ना कहीं पहुंचाते रहे हैं। चलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ हम जाएंगे
तो वहाँ से विजय कंचन जी हमारे साथ हैं। चलिए, और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, व्यापारियों की तरफ आएंगे तो हमारे साथ जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल के हैं अखिलेश सेठ जी। हमारे साथ जनता भी जुड़ेगी जो सीधे सवाल करेगी, सीधे सवाल करेगी। और प्रमुख दल समाजवादी पार्टी हमारे साथ है, और समाजवादी पार्टी से राकेश पहलवान जी हमारे साथ हैं, जो सभी दलों के नेता अपने अपने सहयोगियों के साथ आए हैं और अपनी अपनी बात को रखेंगे। लेकिन बात चालू करेंगे हम सत्ता पक्ष से कि क्या 10 साल में जो वादे किए गए थे किसानों के हित के लिए, सरकार ने कहा कि हमने उनकी आय दोगुनी कर दी है, उनकी सहूलियतें बढ़ा दी हैं, साथ ही साथ किसान आंदोलन भी चल रहा है। क्या लगता है कि किसानों के हित में 10 साल काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय माननीय नरेंद्र मोदी जी 25 जनवरी को नव मतदाता दिवस में सार्वजनिक रूप से उन्होंने नव मतदाताओं से कहा कि हमारा घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो जनसंघ की स्थापना से लेकर के आज तक हम जनता के बीच में लेकर के गए थे, उसको 100% हमने पूरा किया है। धारा 370 से लेकर के गरीब, किसान, युवा और महिला, जो 4 चरण हमारी प्रतिबद्धता में थे, उसमें हमने 4 करोड़ आवास, 11 करोड़ शौचालय जिसको इज्जत घर कहा, 11 करोड़ गैस कनेक्शन और 11 करोड़ आयुष्मान कार्ड। और इसलिए नव मतदाताओं सहित सारे देश के लोगों से उन्होंने सुझाव मांगा है कि नमो ऐप पर आकर के और आप हमको सुझाव दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में क्या घोषणा पत्र बनाए। और मुझे लगता है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने सफलतम इस देश की जो चहुमुखी विकास है उसको पूरा करने का काम किया है। पाठक जी, क्या लगता है किसानों, साहू जी क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है? देखिए, जहाँ तक किसानों का प्रश्न है, किसानों को एक सम्मान और किसानों को इस देश की प्रकृति के अनुरूप हमने सम्मान के साथ साथ उनको जो भी सुविधाएं देने का काम किया जा सकता है क्रमबद्ध तरीके से उसको किया है। प्राकृतिक खेती और भूमि के प्रति अभी जैसे द्रोण बहनों की नियुक्ति जो लेकर के किसानों को नई नई तरीके की फसल की तकनीक हैं उनको देने का हम काम कर रहे हैं। आगे के चरण में जो चीजें छूटी होंगी उनको हम पूरा करने का किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं अगर किसानों के हित में काम हुआ? देखिए, किसान आंदोलन के बारे में यदि विचार करते हैं तो जरा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के चर्चा होती है तो संपूर्ण देश की पूर्ववर्ती सरकारों की नीति क्या रही है, जो सारी जीन्स भारत अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला है। संपूर्ण देश को लेकर के जो नीतियां होना चाहिए वो ना होकर के केवल गेहूं और चावल को केवल अगर हम ले लेते हैं तो पंजाब के किसान और हरियाणा के तथाकथित किसान हैं, उनको जितनी एनएसपी मिलती है क्या वो देश के अन्य किसानों को मिलती है? और जब सार्वजनिक कोई गेहूं ही मुख्य फसल बुंदेलखंड की भी है। हाँ, और जब पूर्ण देश की कोई नीति बनाई जाती है और चुनाव जैसे ही आता है, सामान्य जन और जनता ने देखा होगा तो तथाकथित किसान के रूप में जो लोग वहाँ वेश बना करके, वेशभूषा पहन करके और इस देश के वातावरण को खराब करने का काम करते हैं, वो सारे के सारे लोग पंजाब और हरियाणा से आकर के जुड़ते हैं। क्या आपको असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है? बड़ी बात कही, हम किसान नेता तक पहुंचेंगे। उन भाजपा का है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और कहीं के किसान आंदोलन नहीं कर रहे। जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो दिल्ली जाने के लिए बॉर्डर पड़ता है, पूरा यूपी का किसान वहाँ पड़ा हुआ है। उसके साथ जो भाजपा के लोग बर्बरता का जो बर्ताव कर रहे हैं, उनको एक दूसरे देश के या विपक्ष देश के जन जान करके उनके साथ जो कार्रवाई हो रही है, आंसू गोले दागे जा रहे हैं, रबड़ की बुलेट दागी जा रही है और किसान मर रहे हैं, तो ये बर्ताव अच्छा है? ये पार्टी शायद कुछ करती तो किसान का फिर बॉर्डर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी।
वो कह रहे हैं एक तरफा बात है, सिर्फ गेहूं और चावल के लिए एमएसपी की बात की जा रही है। एमएसपी का मतलब है, हमारे जो स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी उस समय एक अध्यापक की सैलरी 1 क्विंटल गल्ले में चुक जाती थी। आज एक अध्यापक की सैलरी 50,000 रुपया से कम नहीं है और 1 क्विंटल की ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 रुपया कीमत है। आप उसका देखो, डीजल जब 50 पैसा रुपया लीटर मिलता था, आज डीजल 90-95 रुपया लीटर मिल रहा है। तो हम किसान क्या करें? हमारे किसान की तो बड़ी जटिल समस्या है। चलिए हम इधर और बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बातें आपने सुनी। उनका कहना है कि पूरे अखंड भारत देश में सिर्फ 2 ही राज्यों के किसान परेशान हैं। ऐसा उनको लगता है। आप देखें ना कि उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे क्या उत्तर प्रदेश का किसान नहीं खड़ा है? मध्य प्रदेश का किसान क्या अपनी मांग को नहीं मांग रहा है? क्या महाराष्ट्र का किसान अपनी मांग को नहीं मांग रहा है? किन सरकारों से वो किसान मांग नहीं कर रहा है? किसानों की कौन सी मांग इस पार्टी ने पूरी की है? अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखते हैं हमारे वादे कागज के फूल नहीं है, कमल के फूल हैं। हमें तो लगता है पूरे कागज के फूल हो चुके हैं। वो चुनावी घोषणा पत्र पढ़िए ना इनका, किसानों के प्रति क्या लिखा कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होगी। क्या दुगनी कर पाए? क्या दुगनी कर पाए? बड़ी बात आई है, क्या दुगनी कर पाए आप? देखिए, जब हम इस देश का चिंतन करेंगे तो केवल गेहूं और चावल का चिंतन नहीं होगा, बात दुगनी करने पर है। देखिए, पहले केवल गेहूं, मान्यवर मैं आपके बीच में नहीं बोला, गेहूं और चावल का चिंतन नहीं होगा, उसमें इलायची की भी चर्चा करना पड़ेगी, उसमें काली मिर्च की भी चर्चा करना पड़ेगी। इस देश में जितनी जीन्स होती हैं उन जीन्सों को और सारे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कितना एनएसपी दी जाए। एक क्षेत्र को संपूर्ण एनएसपी 6% एनएसपी इस देश में जाती है, वो केवल हरियाणा और पंजाब के किसान 5% ले लेते हैं और 1% में संपूर्ण देश। और इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमको और समय चाहिए। और अगर हमने काम नहीं किया होता तो आप विचार करिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई, भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिला। 2017 में फिर हम आए, हमें 34% वोट मिला उत्तर प्रदेश के चुनाव में। 2019 में फिर आय दुगनी हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ, 41% वोट मिला। और 2022 के चुनाव में ये वोट हमारा 44% हुआ। अगर जनता के बीच में अगर हमने काम नहीं किए होते तो ये जो वोट का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में जरा चिंतन करिए। सवाल वही आया है, क्या आय दुगनी हुई है? उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तथाकथित माफिया लोग हैं, अपना सिंडिकेट बना करके, और इनके बारे में चिंतन करिए। जो आंदोलन करने वाले हैं, इनकी हिस्ट्री की भी जांच होना चाहिए, इनके बारे में मूल्यांकन होना चाहिए कि खेती करने वाले लोग हैं, ये तथाकथित समय आने पर इस देश का एटमॉस्फेयर खराब करने वाले लोग हैं। इसकी जांच होना चाहिए। और ये जो अभी हमारे बंधु ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गोली चला रहे हैं, तो इसके बारे में सबूत ला करके दें और ये बताएं कि कहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसानों को अपमानित कर रहा है या कहां वो रोकने का काम कर रहा है। बड़ा आरोप है कि जो आंदोलन किसान कर रहे हैं वो बड़े माफिया हैं। क्या कहेगी कांग्रेस पर? देखिए, इस सरकार में लगातार 10 साल हो गए, मैं इसको एक अन्याय काल कहूँगा, क्योंकि आज यहाँ पर किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, यानी बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। और भारतीय जनता पार्टी जो है जुमलेबाजी में मस्त है। आज किसानों को ये लोग आतंकवादी बता रहे हैं। भाई, उद्योगपतियों के लिए भाजपा तो कॉरपोरेट बिछाती है और किसानों के लिए रोड पर जाने आने के लिए कीलें गाड़ती है, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करती है। तो ये कैसी किसान हितैषी सरकार है? 2022 में आतंकवादी कहा जा रहा है इस सरकार में। किसानों की छवि इंस्टाग्राम में देखो तो आतंकवादी जैसी, खालिस्तानी जैसी कर दी गई है कि अपनी मांगे ही ना मान सके, ऐसा प्रशासन करके रखा हुआ है। चलिए हम बीएसपी पे पहुंचेंगे, समाजवादी पार्टी पे पहुंचेंगे। जो आंदोलन कर रहे हैं वो माफिया हैं, बड़ी बात बोली है। किसान देश का अन्नदाता है और जो किसानों के साथ छलवा करेगा वो इस देश पे राज नहीं कर पाएगा।
हम बहुजन समाज पार्टी पर भी जाएंगे। क्या कहना है, आपने बात सुनी होगी। बिल्कुल अच्छे से सुनिए। जैसा कि हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी योजनाएं गिनाई हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, मैं कहता हूं पहली बात पे कि इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन अगर हुआ है पिछले सीजन में तो सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ है। और आपको इस बार मैं बता दूं कि मुंह की खानी पड़ेगी। सारे किसान आपकी खिलाफत में बैठे हुए हैं। जितनी भी योजनाएं आप चला रहे हैं किसानों के बिल्कुल विरोध में, किसी भी एंगल से किसानों का अच्छा नहीं हुआ। 700 प्लस 750 किसान इनकी सरकार में मारे गए हैं। और अभी हमारे किसी भाई ने कहा है कि अन्य लोगों के लिए, कॉर्पोरेट के लिए आप सेंट बांट रहे हो, फूल बांट रहे हो, किसानों के लिए आप कीलें गाड़ रहे हो। इससे साबित हो रहा है कि आप किसानों के बिल्कुल विरोधी हो। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी की बात पे आते हैं। एमएसपी पे भी ये लोग अब नहीं दे रहे हैं। तीसरी चीज बताना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि माननीय मायावती बहन मायावती ही एक ऐसी नेता है जिन्होंने गन्ने का रेट जो जमा पड़ा था, रेट बढ़ाया था और जो पैसा उनका जमा बचा था जो नई सरकारें दे रही थी वो सरकार बहुजन समाज पार्टी गन्ने की कीमतों में वृद्धि जो है किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ ये खास वृद्धि नहीं है। भाई ने एक बात की कि जब एक क्विंटल गेहूं से एक अध्यापक की सैलरी चुक जाती थी, आज एक क्विंटल गेहूं में महीने भर का खर्चा नहीं चल सकता। एक क्विंटल गेहूं एक रित्ती के बराबर समझा जा रहा है अध्यापक की सैलरी। आप दुगनी सैलरी की बात करिए ना, इन्होंने कहा था किसान की आज दुगनी कहते हैं, कहाँ कर पा रहे हैं आप दुगनी? आए ये झूठे और छलावापूर्ण सरकार है, झूठे वादे करके सरकार, और ये अपना वोट परसेंटेज बता रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कहीं कोई वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है, सिर्फ ईवीएम का कमाल है। आप जो है ईवीएम का आप विरोध क्यों नहीं करते हो? ईवीएम बंद करिए ना। भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम का विरोध करना चाहिए। कब जाने की आपका जो है वोट परसेंटेज बढ़ा है? कोई वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है। साथियों, पहले से ये घोषणा करते हैं कि हम 400 प्लस जाएंगे और 400 प्लस हो भी जाते हैं। वोट किसी को डाला जाएगा सिर्फ ईवीएम के वजह से। भाजपा में ईवीएम से चुनाव कराना कांग्रेस ने ही चालू किया था। नहीं, कांग्रेस ने चालू नहीं किया था। उन्होंने कांग्रेस ने ये कहा था कि हमारे देश में समानता आएगी, ईवीएम से सही से निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन ये सॉफ्टवेयर और इन सब चीज़ों के आज टेक्नोलॉजी के दौर में उसको हैक कर लिया जाता। श्री एक रविशंकर प्रसाद जी महाराज का लाइव टेलीकास्ट में एनडीटीवी इंडिया और देश की मीडिया के सामने मोबाइल हैक करके दिखा दिया था। ये भी हमारी मीडिया ने ही दिखाया। अब मीडिया क्या है कि गुलामी या पैक के उस आधार पे काम कर रही है। सच्चाई कभी बोली नहीं जाती है। बोल के अभी कुछ हम बोलें तो तोड़ मड़ोड़ के पेश। आप सच्चाई बोले, आपकी बात। अभी हम आलू बोले उसको बोला जाएगा सोना बोल रहा है, उसको एडिट करके दिखा दिया जाएगा कि सोना बनाएंगे। नदी हमारी शहर की ये था कि सुखनई के नाम से बोली जाती है, दुखनई नदी आपने, ये सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुखनई नदी के लिए आपने बोला। एक समय ये सुखनई नदी वो थी कि शहर में हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था कल, इसी सुखनई नदी से सारे शहर के लोगों ने पानी पिया। आज सुखनई नदी के दोनों घाटों के किनारे पूछ लीजिए दुर्दशा के लिए किसको आप मानते हैं कि सरकारों की जिम्मेवारी है, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी है। लाखों रुपए इसमें डकारे जाते हैं और कहीं शिकायत की जाए तो उस पर कोई अमल नहीं होता, चाहे एसडीएम हो चाहे डीएम हो, उस बात उसको रद्दी के टोकरे में आपकी सरकारें नहीं है जब स्थिति सही थी। हाँ, तो हमारी सरकारें थी, हमारे लोगों ने रोजगार भी दिया, नौकरी दी। नदी की स्थिति कैसी थी? नदी की स्थिति तभी की तो बोल रहा है कि हमारे बाप दादाओं ने पानी पिया, इसमें नहाया। आज अगर एक व्यक्ति नहा ले तो उसको इतनी बीमारी हो जाएंगी कि वो डॉक्टर भी बोलेगा कि हमारे यहाँ इलाज ही नहीं है, इसका लाइलाज बीमारी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नदी अगर देखे 95 में बिल्कुल स्वस्थ थी, एकदम साफ पानी था। यहाँ पे लोग सोते थे, यहाँ पे अपने घर के निस्तारण के लिए पानी भर के ले जाते थे। आज 1995 के बाद से आज नदी की स्थिति ये हो चुकी है कि आप देख रहे हैं कि नाला बन चुका है। बात सुखनई की चली है। जो आपने अभी कहा है कि वहाँ बॉर्डर पे बड़े किसान हैं, जो वास्तव में किसान हैं उसको किसान बनने नहीं दिया जा रहा है। पहले हमारी 9/14 में हमारा आदेश हो गया था, आज आदेश काट दिया गया। वो मांग कर रहे हैं कि उसमें और पैसा जमा करो। अब हम खेती कहाँ से जोते हैं? भूमाफियाओं ने हमारी खेती जोत ली, बे नहीं पाए। जे हैं हमने 9 दफ़ा दिए हैं, हमने यहाँ देखिए, आप पेपर देखिए, जो कुछ देखना हो देखिए। आपके पेपर देखेंगे, किन के ऊपर आरोप है आपका भूमाफियाओं के नाम? नहीं, आरोप नहीं, हमारी जे भाजपा सरकार का कार्यक्रम है जो किसान को मार दिया जा रहा है। हम तो उठ नहीं पा रहे, किसान बन नहीं पा रहे। किसान कहाँ से बन पाए? जो किसान तुम कह रहे हो वो बड़े किसान हैं, जो छोटे किसान जोत के खा रहे, मिट्टी गोल के खा रहे, उसको तो गले ही नहीं मिल रहा। हम भूखों मरेंगे, कहाँ जाएंगे? हम तो मौन अनशन करेंगे।
तो कहीं आप सरकार तक पहुंचे हैं, अपनी बात अधिकारियों तक रखी है? सरकार में है तो लिखा पड़ी हुई जे, उन्होंने तो गड़बड़ किया जे। तो क्या सीधा सवाल है आपका भाजपा से? भाजपा से सवाल नहीं है, हमारा सवाल है न्यायपालिका को जो है हटा दिया गया, कार्यपालिका को आगे कर दिया गया। अब कार्यपालिका काम करेगी, अब कार्यपालिका काम करेगी, न्यायपालिका कहाँ जाएगी फिर? क्या है जी? ये बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, हम व्यापारियों तक पहुंचे। क्या लगता है कि भाजपा सरकार में व्यापारी सुखी है? भाजपा सरकार में, चूंकि पहली सरकारों में जो व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ करता था, इस सरकार में व्यापारियों पे जो एक स्वच्छ और स्वस्थ मानसिकता से व्यापारी अपना दुकान में बैठ के व्यापार कर रहा है, यह इन सरकारों में सहूलियत मिली हुई है। आपको लगता है कि जब अन्नदाता सुखी रहेगा तभी व्यापार बढ़ेगा? और कहीं ना कहीं अन्नदाता परेशान है, अनशन पे है, आंदोलन पर है, तो क्या लगता है अब अन्नदाता के साथ हैं? जी, अन्नदाता, ये मौरानीपुर जो जिस तहसील में आप और जिस जगह खड़े हैं, यह पूरा अन्नदाता से ही चलता है। यहाँ की जो व्यापार है वो केवल किसानों के ऊपर ही निर्भर है। अगर किसान मजबूत होगा तो यहाँ का व्यापारी मजबूत होगा। चलिए, बात चली है तो किसानों की राह में कीले लगा दी जाना, आंसू गैस के गोले दागना, ऐसा विपक्ष का कहना है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हम देखते हैं चूंकि किसानों ने जो आंदोलन किया है और किसानों के साथ जो हुआ है, जैसे आप अभी मान लो किसान बोल रहे थे कि आय दूनी हुई है, तो किसानों की आय दूने की बात है, तो वो एक अलग अलग विषय पे, अभी माननीय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया कि अलग अलग विषय पे क्षेत्रवार अपनी बात कहते हैं कि कहीं मान लो गेहूं का, कहीं मक्का की फसल होती है, कहीं गन्ने की, जैसे अभी आपने बात रखी है तो गन्ने का मूल्य बढ़ा है। तो सरकारों का अलग अलग अपना एक कारपोरेट काम है। आप समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख नेता रहे हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, वो खुद किसान नेता रहे, आप कैसे देखते हैं? क्या किसान आंदोलन सही है? उनका कहना है सत्ताधारी दल का कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो माफिया है। देखिए क्या है कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसे उसके विचार होते हैं, और जो आज देश का माहौल है, जो देश का हाल है और जो देश की जनता भुगत रही है, मैं समूचे भारत की जनता की ओर से चंद शब्द आप सभी को ये, और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री जी को ये निवेदित करता हूँ, और जो भी इस बात को सुने तो वो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। मैं कहना चाहता हूँ कि वो मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, अच्छे दिन तो अडानी अंबानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। दिन ही लौटा दो, बड़ी बात पहुंची है जी। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से किसानों के अगेंस्ट ये सरकार काम कर रही है। ये चंद उद्योगपतियों की कठपुतली बन चुकी है ये सरकार। जब कोई भी अब देखो यूरिया की स्थिति क्या है, 400 में मिलती थी, हम 1300 में खरीद रहे, किसानों पे लठ बजाया जा रहा है और लाइन में लग रहे, 2-2 दिन पहले आदमी लाइन में लग रहे। क्या किसान 5 किलो राशन में भला हो जाएगा? 2 रुपये किलो नमक मिलता था, 40 रुपए किलो नमक मिल रहा है, और 2 रुपए किलो का नमक 40 रुपए कर दिया है, 400 रुपए का यूरिया 1300 रुपए कर दिया है। देखिए, पहले तो 2 बातों पे विचार करना पड़ेगा। अभी आप जब पूछ रहे थे हमारे बंधुओं से, तो ये कांग्रेस के नेता, सपा और बसपा के नेता कह रहे थे कि हम यहाँ जो बोलेंगे, अगर आलू बोलेंगे तो आप सोना एडिट करके दिखा देंगे। इनका न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, इनका मीडिया पर विश्वास नहीं है, इनका कार्यपालिका पर विश्वास नहीं है। अगर किसी के ऊपर कोई विश्वास इनका नहीं रहेगा तो आप बताइए, प्रेस आप यहाँ आकर के सारे पार्टियों के लोगों को बुला रहे हैं और बुला करके विषय रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चुनाव हारती है, जश्न मनाते हैं, ईवीएम के ऊपर प्रश्न नहीं उठाते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतती है तो ये ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। एक नीति को लेकर के 2 प्रकार के मापदंड नहीं हो सकते। हम मानते हैं कि 2014 के पहले बहुत अच्छा था, जैसा उन्होंने बताया। हमारे नेता, हमारी नीतियां और हमारा नेतृत्व एक ही बात कहता है कि इससे ऊंचा कोई शिवाला नहीं, इससे ऊंची कोई पाठशाला नहीं,
इसमें रहना है तो इसके होकर रहो। यह देश है, कोई धर्मशाला नहीं। अब इस देश में ये नहीं चलेगा कि किसान आंदोलन की आड़ में आकर के तुम और खड़े हो जाओगे कहाँ, लाल किले के ऊपर और तिरंगा को फाड़ोगे और खालिस्तान का झंडा फहराओगे तो हमारी सेना गोली से भून देगी, मार देगी। किसान आंदोलन की आड़ में आकर के हथियार लेकर के और ये सीधा सीधा हाथ कटने का काम करेंगे। सुनो भाई, सुनो, पहले दूसरे को सुनो। आप बोल रहे थे भारत माता का तिरंगा फाड़ करके और वहां पर आकर के खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को लोग कौन थे? ये कौन थे आप ये बताइए वहां चढ़ करके। और इस देश में पत्थरबाजी करने वाले लोग आज आप बताइए, मोदी जी पूरे विश्व में जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर के और फ्रांस, जापान, यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आकर के उनको प्रणाम करते हैं, उनका हस्ताक्षर लेते हैं। हम 11वीं इकोनॉमी थे, आज 5वीं इकोनॉमी आकर के खड़े हो गए। ये तथाकथित वो लोग जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और ये जो कह रहे हैं कि 400 पार, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 400 पार होने वाला है और वोट का प्रतिशत 51% होने वाला है। डीएपी कहीं गुना महंगी हुई है। आप डीएपी का रेट देश के साथ साथ विश्व में पता करिए। जो बोरी विश्व में 3000 की है वो हमारे यहाँ कैसी है। इसी कांग्रेस, इसी सपा बसपा, भैया जब तुम्हारी बारी आए मैं तो नहीं बोलता, खूब बोलना। आप सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार में महिलाओं की स्थिति क्या थी? थानों का संचालन कौन करते थे? दलाल करते थे। महिला डेस्क बिल नहीं थी, महिलाएं उठाई जाती थी, बेटियां उठाई जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में बहुत बड़ी बात बोली है। मणिपुर की जो स्थिति है, अरे भाजपाइयों, अरे भाजपा के मेरे साथियों, मणिपुर में क्या स्थिति थी? रूह कांप जाएगी, आपकी रूह कांप जाएगी साथियों। आप भूल गए आप मणिपुर। साथियों समझाओ इनको, मणिपुर में नंगा कर दिया महिलाओं को, महिलाओं के साथ। इन्होंने कभी तिरंगे को सम्मान नहीं दिया। इनके जो 52 साल में इनके जो हेडक्वार्टर आरएसएस के नागपुर में कभी तिरंगा नहीं लगाया गया। ये लोग तिरंगे की बात कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है ऐसी सरकार। खालिस्तानी बता रहे हैं, किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, जबकि भारत कृषि प्रधान देश है, हर घर में किसान है। अपने माँ बाप को हमें जब कोई महिला ओलंपिक का पदक लाती है, सोचिए उसके लिए कितना सम्मान की बात होती है। और वो महिला इतने दिनों तक वहाँ पे इतने लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन किया, किसके? इनके एक मंत्री के खिलाफ। इनके एक मंत्री वो आज तक नहीं हटा है। आप बोलते हैं महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, जब सबसे ज्यादा अत्याचार गाड़ियां चलाते हैं और किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। शर्म करनी चाहिए। जब से मोदी सरकार बनी है, जब से देश का किसान बहुत परेशान है। और किसान ही नहीं, यहाँ जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनसे पूछिए इनका विकास कहाँ है। किसान मर रहा है, फांसी लगा रहा है। कॉर्पोरेट केवल इनका विकास है, रुपया इतना गिर गया, ये विकास की बात कर रहे हैं। अतुल आर्या जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। अतुल जी, बात दिल्ली की चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया का कि जो आज मऊरानीपुर के इस जगह पे इन्होंने ये कार्यक्रम रखा और मुझे आने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सत्ताधारी दल की तरफ से मैं पॉइंट टू पॉइंट इनका जवाब दे देता हूँ। एक मिनट में इनकी बात का एक बात का जवाब दे देता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले प्रश्न क्या कहा? किसान क्या है? किसान को आतंकवादी बताया। भैया आप हमें यह बता दीजिए कि आतंकवादियों के लिए फिर आप कीले क्यों बिछा रहे हो? एक्सपायरी गोलियां क्यों चला रहे हो? आप कहते हैं कि हम 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, तो आप उनसे बैठ के बात क्यों नहीं करते हैं? आप बात क्यों नहीं करते हैं? आप जवाब, आपके पास पूरी मिलिट्री फोर्स है, आप फोर्स लेके आ जाइए। आपको डर लगता है तो आपके पास एसपीजी सुरक्षा है। आप एक मिनट दादा, एक मिनट। क्या गाल की तरह हेमा मालिनी की कह रहे थे इनके परिवहन मंत्री कि हमने हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकने रोड डाले हैं, इतने लंबे चौड़े रोड डाले हैं। हेमा मालिनी कह रही हैं कि ये तो अपमान है, नारी शक्ति का अपमान है। क्यों नहीं उनको कुछ कहा गया? आज अगर कोई दूसरी पार्टी वाला कह देता तो सड़क आसमान में रख के ले उड़ते होते, सड़क आसमान में लेके चलते होते, नंगा नाच दिखा। चलिए, कुछ हमारे साथ युवा जुड़े हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी छात्र सभा का मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, छात्रों के यहाँ करता हूँ। छात्र और नौजवानों की इतनी बेकार हालत है। यहाँ एक पहले डायलॉग चला था सन्नी देओल का, तारीख पे तारीख। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में आ गया है कि पेपर लीक पे लीक। यहाँ इतने पेपर लीक हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ, कई लोगों ने फांसी लगा ली, अपने वहाँ आत्महत्या कर ली। क्या छात्राओं को, बेरोजगार
छात्राएं इस बार इन्हें उखाड़ कर फेंकेंगी। लीक का मुद्दा उठा है। अब पेपर लीक, एक मिनट बोलिए इधर। गुजरात मॉडल है, गुजरात में आप जाके पता कर लीजिए कितने पेपर लीक होते थे। वो मॉडल अब उत्तर प्रदेश में आ गया है, पेपर लीक हो रहे हैं। आप परीक्षा देने में कितना रुपया कमाए आपको पता है? 50 लाख लड़कों ने फार्म भरे उत्तर प्रदेश पुलिस के, यही परीक्षा कराने वाली, इन्हीं का पेपर, इन्हीं की सरकार। इनसे पूछे कितना रुपया, इनने अरबों रुपया कमाया है, अरबों रुपया। छोड़ दे। समाजवादी पार्टी। जी बताओ क्या पूछ, क्या चाहते हैं? पेपर लीक की बात उठी है। अरे ये सरकार ही पूरी लीक है, आज तक कोई भर्ती पूरी हुई नहीं, पेपर होने के पहले ही लीक हो जाते हैं। पेपर होने के एक दिन पहले लोगों के पास आंसर आ जाते हैं। चंडीगढ़ का जो मैटर है, चंडीगढ़ में देखिए आप, एक आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जो है विजेता घोषित हो जाता है, आप उसको जो है किस तरीके से हरा देते हैं। आपका एक अधिकारी कैसे उसको वोटों को जो है क्रॉस मार्क करके अनवैलिड करता है। बाद में जब सीजीआई ने इंटरप्ट किया, उसके बाद जाके डिसीजन देखिए आखिर किसके फेवर में आया। चलिए अब हम चाहेंगे कि आप लोग अपने अपने सवाल करें। सत्ता पक्ष यहाँ पर है, मजबूती से अपनी जवाब दे रहा है। तो मैं सभी दलों से निवेदन करूंगा, एक एक सवाल करें। पब्लिक के पास भी हम पहुंचेंगे। पहले जनता जनार्दन जो है वही भाग्य विधाता है। क्या पब्लिक में कोई चाहेगा कोई सवाल पूछना या रखना? जी बताइए, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, जो युवा बेरोजगार हैं, आप एक भर्ती निकालते हैं चुनाव के टाइम पे 60,000 पुलिस की भर्ती। क्या आपने 5 या 6 साल से भर्ती नहीं निकाली है? 2018 में एक भर्ती आई थी 41,500, उसके बाद 49,000 आई पुलिस की भर्ती, उसके बाद आपने आज 60,000 निकाली। क्यों ना ये भर्ती आप 10-10 करके 6 साल में दे देते, जिससे वहीं चलते हैं। जो आप ये 10-10 करके वैकेंसी निकालते तो आज ये हालात नहीं होते देश में कि पेपर लीक होता और सरकार को मुंह की खानी पड़ती। मेरा भाजपा सरकार से यही सवाल है, जब चुनाव आते हैं तभी आपको युवाओं की ध्यान आती है, ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है कि जब सरकार चुनाव आए तभी बच्चों को याद किया जाए, उसके बाद पेपर लीक करा दिया? आपका नाम क्या है? मनीष कुमार अहरवा। कहाँ निवास? मैं यही मऊरानीपुर का निवासी। चलिए, बड़ा सवाल आया है, जनता जनार्दन का आया है, भाग विधाताओं का आया है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि इस देश के संविधान पर हमारा विश्वास है या नहीं है, इस देश की प्रेस पर हमारा विश्वास है कि नहीं है। अभी एक भाई वहाँ से कह रहे थे कि बुलडोजर कब चलेगा, तो देखो SIT का गठन हो गया है। किसी दिन भी रात को 12 बजे और सुबह 6 बजे आप सुन सकते हो कि ये लोग पकड़े गए, उनके घर पर बुलडोजर चला और सापरवार उनको बंद कर दिया गया। उसमें यहाँ खड़े लोग भी हो सकते हैं। अगर पेपर लीक उनने किया होगा तो योगी का बुलडोजर उनको भी नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन इस देश संविधान से चलेगा। अब जहाँ तक मेरे नौजवान साथी ने प्रश्न किया, जहाँ तक बौखलाइए मत, मैंने आपकी बात को सुना, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, हम बीच में नहीं बोलते। जो इन्होंने प्रश्न किया, बोलूंगा केवल, और जहाँ तक ये देश विधान से चलता है, संविधान से चलता है। कोई घटना घटती है, उसकी FIR होती है, उसकी जांच होती है, जांच होने के बाद वो न्यायालय में जाती है, व्यक्ति आरोपित होता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और इसलिए आप ये मान करके चलिए, अभी ये कह रहे थे कि किसान, तो भाई आप ये बताओ, मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न कर रहे थे कि RSS के लोग, मैं जिस विषय को उठा के नहीं लाना चाहता था, ये कह रहे थे कि RSS के लोग घर पर तिरंगा नहीं लगाते थे। मोदी जी के पहले इस देश के संविधान में घर पर तिरंगा लगाने की अनुमति नहीं थी। मोदी जी के पहले इस देश की गाड़ियों पर तिरंगा लगाने की अनुमति नहीं थी। मोदी जी ने आकर के पहले बार विधान बनाया कि व्यक्ति घर पर तिरंगा लगा सकता है, व्यक्ति गाड़ी पर तिरंगा लगा सकता है, और इसलिए उसको तिरंगे को हमने फहराने का काम किया। हम जनता के बीच पहुंचेंगे, आपका भी कोई सवाल हो तो आप पूछिए, सीधा सवाल, आराम से। पहले आप अपना नाम बताइए। भैया हमसे बात करनी है आपको। आपका नाम क्या है, कहाँ निवास करते हैं? मिथुन अहरवाल, ठीक है।
हम कछु नहीं, हम तो इतने धरती पे रह रहे बस। चलिए, आपका क्या सवाल है, क्या पूछना है? पुलवामा में 40 आर्मी के जवान मरे थे, आज तक उन आतंकवादी को पकड़ा गया? पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे, क्या उन आतंकवादियों को पकड़ा गया? जिनने हमारे जवानों को मारा था, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमने अरेस्ट आई, तुम नहीं देखी? तुम वहाँ बॉर्डर पे, अरे भाई आज आम आदमी पार्टी से करेंगे। देखिए जी, आपका क्या सवाल है? आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके पास सवाल आ रहा है, क्या सवाल है आप? मैं यही बात कहूंगा कि फाइलों में मौसम का रंग गुलाबी है, फाइलों में मौसम का रंग गुलाबी है, इनके वादे झूठे हैं और आंकड़े किताबी हैं। सवाल क्या है, क्या सवाल इनसे ये है, जो अभी ये कह रहे थे महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, अभी बीएचयू में लेटेस्ट मामला है, बीएचयू में जो बच्ची के साथ रेप हुआ, उसमें आपके 3 IT सेल के लड़के पकड़े गए, उनका अभी तक क्या किया आपने? कानून व्यवस्था को लेके बड़ा सवाल है। बुलडोजर कब चलेगा? उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? जी देखिए, प्रतिक्रिया में या तेज बोलने से बात कोई सत्य नहीं हो जाती, प्रतिक्रिया या तेज बोलने से। और दूसरी बात, जब देखो भाई, एक पक्ष बोलो, आपको कहाँ बोल रहे तुम? क्या करते हो? मेरा जब वो प्रश्न जब बोलने वहाँ ले तुम लेके चले जाते हो, हम तो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग तो नहीं बोलते, नहीं जब वो बोलते जी। मेरा कहना ये है कि देश संविधान से चलेगा, देश नीतियों से चलेगा। अब कोई व्यक्ति तिरंगा को अपमानित करके वहाँ खालिस्तान का झंडा फहराता है, उसको पकड़ा जाता है, ये कहते किसान है। कोई व्यक्ति अगर गलत कार्य करते हुए अरेस्ट होता है, ये कहता है बुलडोजर कब चलेगा। हमसे पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, तारीख बताओ। हमने 11 करोड़ लोगों को इज्जत घर और उसके साथ साथ 4 करोड़ लोगों को आवास देने के बाद राम को जब मंदिर दिया तो इनके पेट में दर्द होता है, इनको पीड़ा होती है। जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। राम मंदिर कोई व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, राम इस देश के राष्ट्र के आराध्य हैं। राम जन जन के, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो राम राम सत्य कहते के चलते हैं। बालक का जब जन्म होता है तो उसके कान में राम बोला जाता है, उस राम का ये अपमान करते हैं। इनने राम सेतु को तोड़ने का प्रयत्न किया, राम को प्रमाण मांगने का काम किया और आज ये हमसे कानून का प्रमाण मांग रहे हैं। इनसे पूछिए जरा, जो घटनाक्रम इनके राज्य और शासन में हुआ, सपा का एक ही नारा कि खाली प्लाट पड़ा है तो मेरा और मेरे बाप का। सब जगह मकान बना लिए, गरीबों को लूटा, वहाँ सफाई से लेकर के और दिल्ली तक और लखनऊ तक क्या किया, तो मुंबई की हीरोइनों को लेकर नचाने का काम किया और अपने ही परिवार के लोगों को वोट देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए काम नहीं करती। मैं चैलेंज करता हूं यहाँ से, हमारे योगी जी के ऊपर, हमारे मोदी जी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर कोई उंगली उठा करके दिखा दे और मैं आप तक लौट कर आता हूँ, मैं और लोगों की बात सुनकर आप तक लौट के आता हूँ। बोलिए। एक ही शब्द को कह रहे हैं कि तिरंगे को फाड़ के किसान को खालिस्तानी बता के और तिरंगे का अपमान किया गया। भारत का कोई भी किसान तिरंगे का अपमान नहीं करेगा, ना करता है, ना कर रहा है। और ये भाजपा सरकार अब नहीं रही, भाजपा सरकार की एक भी नीतियां नहीं रही। ये जो है पूंजीपतियों की गुलाम सरकार हो चुकी है। सही। में सबसे बड़ी समस्या है कि जो मानिए बीजेपी बार बार बात कह रहे हैं, बीजेपी वाले, उसकी जब जांच की गई, असलियत पता की गई तो वो बीजेपी का एजेंट निकला और बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। अमित शाह के साथ उसकी फोटो निकली। ऐसे गुमनाम करते हैं, ऐसे बदनाम करने की साजिश किसानों के साथ बचा रखी है। जमीन बुबाई जैसी मशीन चला के वो दी, अब हम कहाँ से क्या खाएंगे, क्या बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज बेटियों के साथ ही बलात्कार कर रही हो, किसी के साथ कुछ हो नहीं रहा। एक भी संसद विधायक जो इनका ऐसा कुकर्मी है जेल नहीं गया, बुलडोजर नहीं चला। हर खाली प्लॉट हमारा है, ये सपा का नारा है, ये कहना है। ये तो बनी बनाई बिल्डिंगों पर कब्जा कर रहे हैं। अभी ये हमारे साथ हुआ,
ये बनी बनाई बिल्डिंगों पे कब्जा कर रहे हैं। भैया इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इनसे बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि कुलदीप सेंगर पे बिल्डोजर चला, क्या ब्रजभूषण पे चला, सबसे ज्यादा इनसे बलात्कारी पूछिए भाजपा सरकार में इनके घुसे पास पड़े हैं। इतनी अच्छी वॉशिंग मशीन है कि अभी एक बलात्कारी एक कुख्यात इनके यहाँ आ जाए तो वो धुल जाएगा। इतनी बीजेपी के पास इतनी अच्छी वॉशिंग मशीन है इनके यहाँ सारे लोग। और जो मंदिर की ये बात कर रहे हैं, इनसे कह दीजिए मंदिर अपना नहीं, उतना ही बड़ा भाजपा, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा भाजपा, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा भाजपा। अपराध का न जमाए, मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, संविधान का आदेश है। और अगर इन्हें मंदिर बनाना था जहां बाबरी मस्जिद थी वहां बना के दिखाते तो मैं इन्हें मान जाता। 3 किलोमीटर भाजपा केवल मंदिरों पे राजनीति करती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है इस देश में जो मंदिर और मस्जिद का जहर अपने हाथ में लेकर घूमती है। भाजपा किसान। चलिए व्यापारियों पे आ जाते हैं हम फिर से। क्या लगता है कानून व्यवस्था कैसी रही है सरकार? इस समय कानून व्यवस्था व्यापारियों के लिए जो चूंकि पहले लूज खटूस या जो भी माने उनको दिक्कत हुआ करती थी, इस समय उस चीज से निजात है व्यापारी को और अपना व्यापार स्वतंत्रता के साथ कर रहा है। जो एक डर रहता था वो डर इस समय व्यापारी के दिल के अंदर नहीं है। किसानों के अंदर कोई डर है? अब किसानों के अंदर तो आप देख रहे हैं, किसानों के अंदर तो जो भी चल रहा है तो अब उनका दर्द और उनके अंदर डर तो है ही है। देखिए क्या है कि जो कुछ भी यहाँ चल रहा है ये भी एक डर के शब्द चल रहे हैं, सच्चाई आदमी बता ही नहीं रहा है, तो ये भी एक डर है। और सच्चाई यदि देखी जाए तो ना व्यापारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना माँ सुरक्षित है, ना बाप सुरक्षित है। आज इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। और अगर न्याय की बात की जाए तो अगर वास्तविक अगर संविधान बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर देशवासियों को ना मिला होता तो आज की स्थिति में ये था कि जो तानाशाही पूर्ण रवैया जो अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया था वो पुनः आज लागू होता और राजाशाही तानाशाही के रूप में जनता के ऊपर अत्याचार किया जा रहा होता। वो तो संविधान की बदौलत आज देश सुरक्षित है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारे साथ जनता जनार्दन भी है। कैसा कार्यकाल रहा? आप बताइए। चलिए, जनता जो है इस समय आकर्षण का जो केंद्र है उनके बीच में है, नेताओं के बीच में है। इसी बीच में जनता से फिर एक सवाल आ गया हमारे बीच, एक जागरूक जो मतदाता होता है, जो भाग विधाता होता है, उनका सवाल हमारे पास आ रहा है। बताएं सर, तिरंगे की बात कह रहा था तो तिरंगे के लिए सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा बीजेपी के लिए कि इस यानी बीजेपी ने तिरंगे का अपमान सबसे ज्यादा कराया है। लायक हाथों से नालायक हाथों में दिया तिरंगा, क्योंकि ये तिरंगा नालियों में पड़ा मिला। किसी ने गाड़ियां साफ की तो किसी ने कुछ और किया। समझे साहब हमारा? चलिए, बात चल रही है। अभी शासन ने जैसे कहा कि भय मुक्त शासन होगा, भय मुक्त शासन की केंद्र सरकार की चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का भय मुक्त समाज का वो नारा था। लेकिन आज आप जब चुनावी कवरेज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जनता जनार्दन भी कुछ बोलने के खिलाफ भी हट रही है, बोलने की क्षमता खो रही है शासन, इस शासन में उसको डर है। अगर मैंने शासन के खिलाफ कुछ भी बोला तो कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ भी ईडी FIR लिख जाएगी, अगले दिन वो सुर्खियों में बन जाएगा। तो चलिए, चुनाव आ गए हैं, आप लोग किसान नेता हैं, हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार किसान का रुख क्या है, कैसी सरकार चुनना चाहेंगे? जो किसान हितैषी बात करे, जो शासन ऐसा हो कि किसान के पक्ष में रहे, ये नहीं आतंकवादी हो, रोड जाम हो, किले लगा दिए जाएं। ये कोई किसानों की बात हुई? एक किसान अन्नदाता है और उसको एक अन्नदाता की जगह एक बेरोजगार बना दिया जाए, ये कोई प्रशासन की बात होती है क्या? क्या लगता है किसान जो है किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? किसान जो है आज भाजपा सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर हमारा अन्नदाता आपकी चौखट पे क्यों पहुंचा। उसको रोकने के लिए गैस छोड़ी जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें बिछाई जा रही हैं। इसके लिए स्वयं ही अन्नदाता इसका निर्णय करेगा, जवाब देगा। अभी भी भाजपा के पास मौका है कि जो भी किसान वहां पर बैठे हुए हैं
सत्ताधारी दल कहता है हमने आय दोगुनी की है, सहूलियतें बढ़ाई हैं, किसानों के हित में काम किया है और किसान संतुष्ट है। जहां गन्ना किसानों की बात रही, हमने वृद्धि की है। आज जो है किसान, भाजपा को ये नहीं दिखाई देता, जमीन स्तर पर भाजपा कभी जाती नहीं है। आज किसान जो है खून के आंसू रो रहा है। किसान जो है अपना भरण पोषण करने के लिए मजबूर है। कई किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं और इनको आत्महत्या कैसे दिखाई देगी? जो हमारे 750 किसान बॉर्डर पर शहीद हो गए, उनके बारे में एक भी बार मोदी जी ने चर्चा नहीं की कि आखिर इन किसानों को मुआवजा दिया जाए। और कुछ किसानों को हमारे जो है गाड़ियों से कुचला गया, आज तक उन पर ना तो भाजपा मंत्री से बर्खास्त किया गया और ना ही मुकदमा लिखा गया। क्या लगता है जो अन्नदाता है वो भाग विधाता बनने जा रहा है, तो चुनाव में क्या करने जा रहे हैं आप? ऐसा कि कहीं थोड़े किसान रुष्ट हैं तो कैसे मनाने जा रहे हैं? देखिए मेरे बंधु, मैं लास्ट आपके प्रश्न का उत्तर देके, क्योंकि हमारी मीटिंग है, वर्चुअल है, तो मेरा कहना इतना है कि 2014, 2017, 2019 और 2022 से 2024 में आकर के खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलता है। अभी मेरे बंधु कह रहे थे कि जनता से नहीं जुड़े हैं, तो प्रति माह गांव चलो अभियान से लेकर के, लाभार्थी संपर्क से लेकर के, महिला विकास को लेकर के, लखपति बहनों के बीच में इन लोगों ने, सपा बसपा और कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, आज आप डाटा उठा करके देखिए। इसी देश में गैस सिलेंडर के लिए किस प्रकार से लाइनें लगती थी, कैसे लाठीचार्ज होता था, आज किस प्रकार से गैस उपलब्ध कराने का हमने काम किया। देखो भाई, देखो ये क्या है, जब व्यक्ति के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो विपक्ष हल्ला मचाता है, और इसलिए विपक्ष मुद्दा विहीन है। और आपको मैं ये बोल के जाता हूं, और जिस दिन परिणाम आएगा फिर ईवीएम के ऊपर रोएंगे। आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार। एक बात, केवल एक बात हम कहना चाहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार है। और जैसा भी अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा, खालिस्तान, पाकिस्तान, बहन बेटी सुरक्षित नहीं, तो सृष्टि के कालखंड से लेकर के आज तक 2 विवाद चले हैं, जहां सुर शक्तियों का प्राकट्य हो, असुर शक्तियों का प्राकट्य होता है, वहां सुर शक्तियों का भी प्राकट्य होता है। यदि ये सारी असुर शक्तियां ना होती तो मोदी जी का प्राकट्य ना होता। एक समय इस भारतवर्ष में वो था, भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने पर मुकदमा लिखे जाते थे कार्यकर्ताओं को। असुर कौन है? असुर जो दुर्जन लोग होते हैं वो असुर जन, ये सब असुर शक्तियां हैं, उनकी मनमानसिकता से प्रेरित है। आज देश नहीं, आज संपूर्ण विश्व में भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला जा रहा है। इनसे ये पूछिए कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है। इन्होंने, इनसे पूछिए इनका एक मेडिकल कॉलेज कहीं खुला है? चलिए बात सुर और असुर की चल पड़ी है कहीं ना कहीं। हाँ, ये अस्तित्व विहीन है, जातिवाद, परिवारवाद, समाजवाद, ये सब समाप्त हो गया है। ईवीएम का भी एक बंधु वर्णन कर रहे थे, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं, ये मुद्दा विहीन हो गए, इनके पास कोई मुद्दा। लौटता हूँ आप तक, कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलिए। भाजपा के लोग समाजवाद के विरोधी लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि समाज में सामाजिक आपसी भाईचारा बना रहे, ये कतई नहीं चाहते। अभी इन्होंने एक शब्द यूज किया है, सुर का और असुर का। समाजवाद खत्म हो गया भैया, समाजवाद तो खत्म हो गया, यही तो आपको परेशानी है। समाजवाद रहेगा। बाबा साहब समता मूल्य समाज की स्थापना करना चाहते। ये साहब ये सिर्फ लोगों को हिंदूवाद और मुसलमानवाद में फंसा के ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा। असुर बोल रहे हैं, इनको हमें लगता है बड़े भाई को नॉलेज नहीं है। असुर बोल रहे हैं हमें, मतलब ये जंग छड़ाना चाह रहे कि असुर है, असुर। इन्हें भाईचारे की भावना इनके अंदर नहीं है। इन्हें मिला हाल में ओलावृष्टि वाले हैं, गांव के गांव बैठ गए, गांव के गांव ओलावृष्टि में गांव के गांव बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी कोई विकास के कार्य नहीं किए। भैया एक सवाल है
इतने दिन हो गए, आपने 750 किसान पहले मर गया, ठीक है, शहीद हुआ है, 750 किसान शहीद पहले हुआ है। आपने कह दिया था कि हम किसान है क्या? जिसके पास BMW है वो किसान है? BMW बांध के ट्रॉली लेके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम किसान हैं? उद्योगपति है वो, किसानों के बीच में राजनीति कर रहे हैं। हमारा पंजाब का किसान इतना सशक्त है, उसकी 3 फसल पैदा करता है, जब वो कमाई करता है। मतलब सारे किसान गरीब है क्या? बुंदेलखंड का किसान गरीब है, पिछड़ा है, तो सारे किसान गरीब है क्या? बुंदेलखंड की तुलना में सारे किसान के पास क्या BMW होना पाप है क्या? किसान इस देश का, किसान के BMW से दिक्कत है, कॉर्पोरेट के लोग BMW ले, किसान BMW ना ले। BMW होना पाप है क्या? नहीं तो किसान रो रहा है, वो किसान रो नहीं सकता है जिसके पास BMW है। उस किसान को रोने का हक नहीं है, उस किसान को रोने का हक नहीं है जिसके पास BMW है। जिसके पास BMW है उसे रोने का हक नहीं है। लेकिन वो किसान अपने साथियों को BMW दिलाने के लिए मांग नहीं कर सकता क्या? वो अपनी किसान ऊपर न बढ़ जाए। भाजपा सरकार चाहती है किसान दबा रहे, किसान मजदूर रहे, किसान गुलाम रहे। वो किसानों के साथ जो छलावा करेगा वो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है 2024 इलेक्शन के बाद ये सब राममय हो जाएंगे और ये सब बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए अंतिम संकल्प में बोलते हुए हमारे नेता और नेतृत्व मोदी जी का संकल्प है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। ये हमारी घोषणा पत्र का अगला BMW के किसान को रोने का हक नहीं है। कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। वो किसान ही नहीं है जिसके पास BMW है। BMW से घूम रहे हैं, आप देखिए कैसी कैसी मशीनें लिए हैं, मतलब कैसी मशीनें लिए हैं। बोलने का हक है सब कोली समाज को। ये बताइए क्या केवल हमारे कमल का फूल तोड़ेगा? अब की बार 450। चलिए ये आप देख सकते हैं हमारे साथ सभी दलों के अनुशासित कार्यकर्ता, अनुशासित नेता हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे बीच रखा। उन्होंने बताया कि वो कैसे अपने अपने दलों के हितैषी हैं। हमारे साथ सभी दलों के अनुशासित नेता, अनुशासित सिपाही कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपने अपने दलों की बात को रखा। विपक्ष ने अपने सवाल उठाए, सत्ता पक्ष ने उनका जवाब दिया। साथ ही साथ कहीं ना कहीं बात निकल कर आई कि किसानों के हित में और बेहतर काम कैसे किया जा सकता है। कहाँ किसान कहीं परेशान है, कहाँ व्यापारी है। आम जन की समस्याएं भी हम आप तक लेकर आए और आप देख सकते हैं कि बड़ा ही अच्छी तरीके से इस वार्ता को हमने किया, लोगों की बातों को आप तक पहुंचा। ऐसे ही देखते रहिए द खुलासा न्यूज़। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द खुलासा न्यूज़ हेमंत गुप्ता के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।